Hello, good morning everyone. Today is the first class of our lecture Digestion and Absorption, which is a very basic chapter of NCERT, and we are starting the chapter. Food क्या है? One of the basic requirement है. We all know the meaning of digestion. Digestion का मतलब होता है पाचन, पाचन तंत्र, ठीक है. और एब्जॉर्प्शन मतलब उसका बॉडी के अंदर वापस से हमारी बॉडी में यूज होना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. तो फूड जो है वो क्या है? हमारी एक बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है. पता है, खाना हम सब खा रहे हैं, जानवर हो इंसान हो, बिना खाने के वी कांट सर्वाइव. ठीक है. फूड इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दिया है, इसका मतलब क्या बोल दिया उसने? कि पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, चाहे से वो माइक्रोस्कोपिक भी हो, तो भी उसको खाना चाहिए, ये बोलना चाहता है. द मेजर हमारे फूड खाने के मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं हम सब जानते हैं. कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है. विटामिन और मिनरल भी चाहिए, लेकिन किस में चाहिए? स्मॉल क्वांटिटी में. कम क्वांटिटी में भी होगा तो भी काम हो जाएगा. ठीक है. फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. फूड से हमें क्या मिलता है? ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है. ऑर्गेनिक मटेरियल जो ऑर्गेनिक तरीके से बना है, जो नेचर ने बना के दिया. एनीथिंग विच इज मेड बाय नेचर और जिसके अंदर कोई केमिकल का एड ऑन नहीं है, वो क्या है? हमारा ऑर्गेनिक. समझ में आया ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब? एनीथिंग विच इज मेड बाय नेचर. क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें क्या करनी है? ग्रोथ. हर ऑर्गेनिज्म बड़ा होता है, ठीक है, और रिपेयर कर रहा है टिश्यू को. कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर क्या होता है? नए पुरानी जो चीज़ें होती है वो हमेशा रिन्यू होती है. हमारी बॉडी रीजनरेट करती है. अगर भी मुझे यहाँ पे चोट लग जाएगी, तो अगर ये वाली स्किन मेरी हट चुकी है, तो नई स्किन आएगी, वो क्या करेगी? वापस रीजनरेट करेगी. तो ये वही बोल रहा है, रिपेयर ऑफ द टिश्यू. पानी जो है वो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस में. और क्या? डिहाइड्रेशन ऑफ द बॉडी. बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देता. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड. बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे? क्या होते हैं बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स? वो हाँ, फैट और क्या बोलते हैं, कार्ब, ये सब क्या है हमारे बायोमैक्रोमोलिक्यूल. इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज इन आवर बॉडी बाय इन देयर ऑयल. मैंने पहले ही बोला था कि इस फॉर्म में कभी भी ये यूटिलाइज नहीं होंगे. होंगे क्या? हमारी बॉडी, मैंने वही बोला था जैसे कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है. फैटी एसिड इन कोलेस्ट्रॉल्स. ठीक है. तो ओरिजिनल फॉर्म में तो हमारी बॉडी इसको कभी भी यूज नहीं करने वाली. दे हैव बीन. अब इसमें क्या, इसको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है. किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर. ये जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को हम सिंपल सी एब्जॉर्बेबल फॉर्म के अंदर तोड़ रहे हैं. इसी को ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन. और ये कहाँ पे हो रहा होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल. मैकेनिकल मेथड यानी जैसे अपन चीविंग कर रहे हैं, पेट में जो चर्निंग मूवमेंट होती है रेगुलर, और ये तो हो गई हमारी मैकेनिकल, है ना. और बायोकेमिकल मतलब क्या है? जो केमिकल यानी एंजाइम्स की प्रेजेंस में जो भी फूड का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो क्या है? हमारा बायोकेमिकल प्रोसेस. जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपको फिगर नंबर 16.1 में आगे दिखाया गया है. लेट्स गो. चलो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं. इधर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? एक ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल होती है और एसोसिएटेड. अगर वो बोले डाइजेस्टिव सिस्टम का बाइफर्केशन करो, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलेगा? तो क्या मिलेगा? सबसे पहला क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? है ना. और एसोसिएटेड ना भी बोले तो खाली ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. आप सबसे पहले अपन एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं. क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल? जो होती है हमारे कहाँ से? एंटीरियर ओपनिंग यानी बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ जो ओपनिंग है, यानी हमारी माउथ, वहां से स्टार्ट होती है. और कहाँ पे? पोस्टीरियरली, यानी जो नीचे की तरफ जो ओपनिंग है थ्रू द एनस, वहां पे जाके एंड हो जाती है. माउथ से अगर हम स्टार्ट करें तो माउथ के अंदर जो खाली स्पेस दिख रहा है, ये क्या है? इसको बोलते हैं बकल कैविटी. क्या बोलते हैं? बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी. क्या बोलते हैं? बकल कैविटी है. और अब इसके अंदर ओरल कैविटी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे टीथ देखने को मिलते हैं और एक मस्कुलर टंग देखने को मिलती है. इसमें तो कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की जरूरत ही नहीं है. माउथ है, माउथ के अंदर स्पेस है, स्पेस में टीथ है, टीथ में टंग है. ठीक है. हर टूथ है ना, अगर एक सिंगल दांत की बात करें तो वो एक सॉकेट में एम्बेडेड, यानी एक ऐसा सॉकेट बना हुआ है. ठीक है. और उसके अंदर से हमारा ऐसा टीथ निकल रहा है ना. तो ये जो सॉकेट है, इसको क्या बोलते हैं अपन? जॉ. सॉरी, जॉ नहीं, अरे ये जो बोल नहीं, इसको बोलते हैं अपन अपना गम. क्या बोलते हैं?
गम्स होते हैं ना, ये ऊपर मसूड़े जिनको बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे किसमें फिक्स है फिर आगे जाके? जो बोन में। किसमें है? आया समझ में? दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड एज थीकोडोन। क्या बोलते हैं इसको? जो टीथ गम में अटैच होते हैं उनके ऊपर उनकी एक बोन होती है, इस वाले अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? थीकोडोन। क्या बोलते हैं? आप देखो, एनीथिंग विच इज वर्ड डोंट, क्या दोनों ही, जिसके अंदर मसूड़े होंगे, मसूड़े किसी ना किसी से जुड़े होंगे, खाली तो लटकने से रहे मसूड़े, सीधी बात है। जिस भी एनिमल के अंदर जो उनकी टीथ है वो गम्स में होते हैं, इस वाले अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? थीकोडोन। जैसे मैंने सारे वर्ड्स बताए, पल्मोनरी फॉर लंग, रीनल फॉर किडनी और कार्डियक फॉर हार्ट, ठीक है। तो डोंट, ये वाला जो वर्ड है ना, ये दिस इज फॉर टीथ। ये जहाँ पे भी दिख जाए समझना कहीं ना किसी तरह की टीथ की बात हो रही है। मेजोरिटी जो मैमल्स हैं उनके अंदर 2 बार दांत आते हैं उनकी लाइफ टाइम के अंदर। पहले वाले दांत होते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं? ये यहाँ से सवाल बनता है। बच्चे डेसिडियस टीथ का मतलब समझते ही नहीं, आइदर उनको टेम्पररी पता है आइदर उनको परमानेंट पता है, लेकिन वो एग्जामिनर इतना बेवकूफ नहीं जो टेम्पररी और परमानेंट दे के सवाल पूछेगा। वो क्या लिखेगा? डेसिडियस टीथ। वो किससे रिप्लेस होते हैं? परमानेंट और अडल्ट टीथ से। अब अपन को याद करने का आसान तरीका, उसका तो सिंपल सा नाम है, एक तो परमानेंट और एक एडल्ट, दोनों से समझ में आ रहा है बड़े होने के बाद वाले टीथ। लेकिन टेम्पररी और डेसिडियस जो है, ये दोनों जो है फर्क किसके लिए है? हमारे जो मिल्क टीथ होते हैं ना, इनको मिल्क टीथ भी बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं इनको? मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ये किससे रिप्लेस हो जाते हैं? हमारे परमानेंट एडल्ट टीथ से। और ऐसे अब डाइफाइडोन, डाई का मतलब क्या होता है? 2। लाइफ में 2 बार आने वाले दांत, मतलब ना डोंट, एनीथिंग विच हैज डोंट रिलेटेड, तो लाइफ में 2 बार आने वाले दांतों को क्या बोलते हैं? डाइफाइडोन। आ गया समझ में? आगे चलें। अब अगर एक अपन एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो पहले अपन अपना 16.1 जैसे एनसीईआरटी बता रही थी डाइजेस्ट सिस्टम देख लेते हैं। ये क्या है? ओरल कैविटी, जो हमने बकल कैविटी, उसके नीचे क्या है? माउथ। यहाँ पे क्या होती है हमारी? यहाँ पे नीचे की तरफ ग्लैंड्स होती हैं जिससे हमारा सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ये क्या है हमारी? पैरोटिड ग्लैंड। ये सब सलाइवरी ग्लैंड अपने जिससे अपना सलाइवा बन रहा होता है, ये 3 होती है ना। फिर नीचे क्या है? फेरिंग्स। इसके बारे में बात अपन ने बहुत अच्छे से की थी, जिसकी 2 ओपनिंग होती है, ग्लोटिस और गुलेटेंस, उसमें की थी ब्रीथिंग में। फिर ये नीचे क्या है हमारा? इसोफेगस, ठीक है। इधर देखो ये क्या है? लिवर। ये क्या है हमारा इसके अंदर? गॉल ब्लैडर। ये हमारा क्या है? स्टमक। ये क्या है? पैनक्रियाज। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ 3 पार्ट होते हैं, एक होता है जेजुनम, एक होता है डुओडेनम, एक होता है इलियम, ठीक है। ये रहा हमारा डुओडेनम, जो सी शेप का होता है, वो क्या होता है? डुओडेनम। उसके नीचे हमारे को क्या देखने को मिलता है? जेजुनम। फिर क्या होता है हमारा? इलियम, ठीक है। ये हमारा अब लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसके अलग अलग पार्ट है, उसमें देखो स्मॉल इंटेस्टाइन आगे है, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ, हाँ इनमें शायद डायमीटर का इसलिए ही वेरिएशन है, इसलिए इनको बोलते हैं। लगभग 6 मीटर जितनी कुछ बताते हैं, ऑलमोस्ट 6 मीटर समथिंग होती है रोलों में, एग्जैक्ट आगे एनसीईआरटी में दे रखी, ठीक है। अब देखो एक एडल्ट बड़ा आदमी जो होगा उसके कितने परमानेंट टीथ होंगे? 32 परमानेंट टीथ होंगे। क्या होंगे? 32 दांत होते हैं, जिसके अंदर 4 अलग अलग तरह के दांत होते हैं। अब जिसमें अलग अलग, मैंने बताया था एनीथिंग विच इज हेटेरो, हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट, अलग अलग। डोंट मतलब दांत, यानी अलग अलग तरीके के दांत होते हैं। अब मैंने 3 तरह के दांत पढ़ा दिए। पहला पढ़ाया थीकोडोंट, दूसरा पढ़ाया डाइफाइडोंट, तीसरा पढ़ाया हेटेरोडोंट। ये सारे तरह के दांत किसमें देखने को मिलते हैं? सारे मैमल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ह्यूमंस में भी मिलते हैं। नाम दे, क्या क्या नाम होते हैं? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, ठीक है। अरेंजमेंट जो होता है इन दांतों का अपर और लोअर जो के अंदर, ठीक है, वो किस में होता है? पहले इंसिजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स फॉर्म में। इसको अपन इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 इंसिजाइन, एक की बात करें, खाली अपर वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ द अपर जो के भी आधा, है ना। कितने पार्ट में बांट दिया? अपर जो का भी, ये अपर जो है इसका आधा, ये पार्ट, ठीक है। अब देख तू किस वाले पार्ट किए गए, है ना, देख ले। 2 इंसिजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलार्स और 3 मोलर। आ गया समझ में? ये हो जाए द हार्ड चीविंग सरफेस। अब जो आपको दांत की जो ऊपर की जो तीखी सी सरफेस दिखती है एकदम कड़क कड़क सी वाइट सी,
उसको अपन क्या बोलते हैं, वो किसकी बनी हुई होती है, इनामल। किसकी बनी होती है, जो किसमें हेल्प करती है, मेस्टिकेशन। व्हाट इज मेस्टिकेशन, मेस्टिकेशन का मतलब होता है चबाना। मेस्टिकेशन यानी मिक्सिंग करना, फूड को चबाने में मदद करती है। टंग क्या है, एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो किससे अटैच होती है, ओरल कैविटी से अटैच। नीचे किससे, ये जो दिख रही है टंग के नीचे की जो झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रेन्युलम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेन्युलम बोलते हैं। ठीक है, जो अपर सरफेस है हमारी टंग की, उसके ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन दिखते हैं, खुदड़ी खुदड़ी दिखती है ना टंग, उसको क्या बोलते हैं हम, पेपिला। क्या बोलते हैं, ऐसे दिखते हैं ना टंग के ऊपर, किसी में कुछ ज़्यादा विजिबल होते हैं। हाँ, ये क्या है, पेपिला। क्या है, क्या है, पेपिला। सम ऑफ विच बियर, इनमें से किसी किसी के पास क्या होती है, टेस्ट बड। हमें टंग से ही टेस्ट आता है, कभी नोटिस किया है, कड़वा टेस्ट जो होता है वो पीछे की टंग से आता है, आगे की टंग पे रखोगे तो कभी कड़वा टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, है ना। तो ये टंग के ऊपर टेस्ट बड जो है उनका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, अपने पेपिले अलग अलग होते हैं, सर्कमवेलेट, फिलीफोम, ऐसे करके अलग अलग पेपिले। इनका पूरा डायग्राम होता है एक अलग से, लेकिन अभी अपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये लंबा वाला कोर्स होता, क्रैश कोर्स जैसा नहीं होता ना, तो वो डायग्राम जरूर होता, लेकिन अभी मतलब नहीं है। ठीक है, द ओरल कैविटी लीड्स इनटू अ, अब ओरल कैविटी कहाँ जाती है, फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो क्या है, कॉमन पैसेज है किसका, फूड का और एयर का। एक तरफ ग्लोटिस होता है, एक तरफ गुलेट होता है। ग्लोटिस के ऊपर एक फ्लैप होता है जिसको क्या नाम देते हैं अपन, एपिग्लोटिस। अब आगे बात करें तो ईसोफेगस है और ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है, हमारी विंड पाइप, जो किसमें ओपन होती है, फेरिंग्स के अंदर। भाई ट्रेकिया जो है विंड पाइप, जिसकी अभी मैंने बताया ग्लोटिस और गुलेट यही है, उनकी जो ऊपर की ओपनिंग होती है उसको ग्लोटिस और गुलेट बोलते हैं। ठीक है, अब एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, एपिग्लोटिस बता दिया मैंने, जो क्या काम करता है, एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू द ग्लोटिस, यानी विंड पाइप के अंदर खाना ना चला। अब आगे बात करें, जो कि ग्लोटिस क्या है, ओपनिंग बोलते हैं विंड पाइप को। जब अपन खाना खा रहे होते हैं तो ईसोफेगस जो होता है, आप देखो वो तो खत्म हो गया खाना खाना। ईसोफेगस जो है वो क्या है, एक थिन, पतली, लंबी ट्यूब है जो कहाँ कैसे एक्सटेंड करती है, पोस्टीरियरली, पीछे की तरफ से, नेक के, है ना, कहाँ तक जाती है, थोरेक्स, डायफ्राम, एंड लीड्स टू अ एक जे शेप का बैग। जे शेप का बैग किसको बोला, ये जे शेप है क्या, एग्जैक्टली, क्या है ये, स्टमक। आगे चले, ये देखो, अब अपने दांतों की बात करते हैं। दिख रहे हैं, 3 मोलार्स, 2 प्रीमोलार्स, 1 कैनाइन और 2 इंसिजर्स और आदि बोल रहे हैं ना एनसीईआरटी। ठीक है, आप डायग्राम देख सकते हो, इंसिजर्स ये ना कैसा दिखता है, कैनाइन कैसा दिखता है, प्रीमोलार्स कैसे दिखते हैं और मोलार्स कैसे दिखते थे। दिख रहा है, सबका डेवलपमेंट और सबका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा अलग अलग है, और सब अलग अलग एजेस पे भी आते हैं, है ना। आगे चले, ग्राइंडिंग, अपन जो फोर्सफुल जो बाइट करते हैं ना, वो बाइटिंग में, और जैसे कि कोई चीज़ फाड़नी होती है अपने कैनाइन्स काम करते हैं, और कटिंग करनी होती है किसी भी चीज़ की तो इंसिजर्स काम करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जे शेप का स्ट्रक्चर था उसको हमने क्या बोला था, स्टमक बोला था। स्टमक के ऊपर क्या होता है, जब ये स्टमक ईसोफेगस से ही कनेक्टेड है ना, अरे ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है जो खाने का नीचे आना कंट्रोल करता है ना, इसलिए जितना भी खाना खाया थर्ड करके सारा अंदर नहीं, धीरे धीरे जाता है। तो जो स्फिंक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफीजल। ठीक है, गैस्ट्रो इसोफिगल स्फिंक्टर। अब एनीथिंग विच इज गैस्ट्रो, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आर, पेट के डॉक्टर को भी क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। एनीथिंग विच इज गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू आर स्टमक। अब स्टमक और ईसोफिगस की जो ओपनिंग होती है, यहाँ पे हमारा ईसोफिगस खत्म हो रहा है, यहाँ पे हमारा स्टमक स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो जिसका नाम क्या, गैस्ट्रो ईसोफिगल स्फिंक्टर, जो क्या करता है, रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू द, अभी इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, यहाँ पे लग के क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। द स्टमक लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ऊपर की तरफ से लेफ्ट पोर्शन इधर की तरफ हमारा स्टमक है। ठीक है, उसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है कार्डियक पोर्शन जो ईसोफेगस के ऊपर की तरफ, जो हार्ट के पास वाले पार्ट की तरफ होता है। दूसरा जो होता है हमारे पास फंडिक होता है। तीसरा बॉडी, और पीछे डायग्राम में से पता चल जाएगा। जो पाइलोरिक वाला पार्ट है, एनीथिंग विच इज पाइलोरस,
पाइलोरिक इज रिलेटेड टू आवर स्मॉल इंटेस्टाइन डुओडेनम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पे ओपन हो रहा होता है, पाइलोरिक पोर्शन जो है कहाँ पे ओपन हो रहा होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके अंदर 3 रीजन है, मैंने पहले ही बता दिया था। सी शेप का होता है, उसको क्या बोलते हैं, डुओडेनम। लंबी सी कोइल्ड सी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, जेजुनम। और जो सबसे ज़्यादा कोइल्ड होती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इलियम। जो ओपनिंग है हमारे स्टमक की डुओडेनम में, वो किससे, अब देखो अब यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या है, ये हमारी, अब यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि ये है ना ऐसा कुछ, एनसीईआरटी बताना चाहिए। तो यहाँ पे, कहाँ पे, द डुओडेनम इज गार्डेड बाय, डुओडेनम यहाँ से, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर था और यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है, समझ में, गार्डेड बाय पाइलोरिक। अब इसका नाम क्या है, क्या है, पाइलोरिक। यहाँ पे था उसका गैस्ट्रो इसोफिजल स्फिंक्टर, ठीक है। पाइलोरिक, इलियम ओपन से, अब इलियम किस में जाके ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इसके लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक तो होता है सीकम, एक होता है कोलोन और एक होता है रेक्टम। सीकम जो होता है छोटा सा ब्लाइंड सेक होता है, जहाँ पे बिल्कुल डार्क सा सेक होगा इतना बड़ा, जिसके अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक, अपनी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है ना, वो वहाँ पे रहता है, ठीक है। और नैरो एक फिंगर जैसा प्रोजेक्शन है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। जो ह्यूमन में क्या है, वेस्टिजियल है, डॉक्टर काट के निकाल देता है अगर वेन करता है तो। हाँ, वेस्टिजियल है, मतलब कुछ काम नहीं कर रहा। पहले काम करता था जब अपन लोग एनिमल्स थे, अपन जब बंदर थे ना, तो अपन कच्चा खाना खाते थे, तो कच्चे खाने में सेल्यूलोस होता है ना। तो उस टाइम पे क्या करता था, ये सेल्यूलोस वाली एक्टिविटी दिखाता था और सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने का काम करता था। अभी पिछले कुछ सालों से इंसान कच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो क्या हो गया, इसका काम धीरे धीरे कम हो गया। अब जिसका भी काम धीरे धीरे कम होता है वो क्या, रिड्यूस हो जाता है। ह्यूमन बॉडी में भी अगर 6 महीने बेड पे पड़ी रहेगी तो उसकी सारी मसल खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही जब अपेंडिक्स आपको किसी काम नहीं आ रहा था, तो धीरे धीरे उसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए अब वो क्या है, बिल्कुल वेस्टिजियल है। अगर बॉडी में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी किसी में इसमें क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फिर वो पेन करती है। तो इस पेन करती है तो इस वजह से उसको क्या करते हैं, काट के ही निकाल देते हैं, ठीक है। वेस्टिजियल ऑर्गन किससे अराइज होता है, सीकम से। सीकम किस में ओपन होती है, जाके कोलोन में। अब कोलोन जो है उसके 4 पार्ट है, असेंडिंग, एनीथिंग व्हिच इज असेंडिंग यानी ऊपर की तरफ, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग नीचे की तरफ, सिग्मोइड एस शेप बना के इधर आ रही है, ठीक है। समझ में आ गया। जो किस में ओपन होती है, जाके वापस से रेक्टम के अंदर, और जो बाहर खुलती है किसकी तरफ, एनस की तरफ। मतलब इंटेस्टाइन ऐसा है ना, पहले असेंडिंग, मैं बताती हूँ। जो ऊपर चढ़ रही है असेंडिंग, जो ऐसे जा रही है ट्रांसवर्स, जो नीचे आ रही है डिसेंडिंग। हाँ, तो लार्ज इंटेस्टाइन की तो बात कर, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो तो ये रही ना, क्या, ये तो सेम शेप ही रहता है ना इसका, ये शेप थोड़ी चेंज कर दिएगा, बस ऐसे ही पड़ा रहता है। ये मूव करेगा तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा ना, एलिमेंट्री कैनाल ही चेंज हो जाएगी, ये ऐसे ही रहता है, समझ में। ये एज इट इज ही है। कभी डेड बॉडी देखी होगी तो उसकी इंटेस्टाइन देखना, वो भी ऐसी निकलती है अंदर से। हाँ, नहीं नहीं, ये तो किसी का डाइसेक्शन करके रख रखा हो। हाँ देखा पूरा। बॉडी तो हॉस्पिटल से ही आती है ना, बहुत सारी बॉडी ऐसी होती है जिनका कोई जान पहचान वाला नहीं होता है, तो पुलिस वाले कितनी बार बोलते हैं कि आपका हॉस्पिटल है तो आप लोग वो रख लो बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर जो कितने घर वाले होते हैं वो बच्चों को सिखाने के लिए डोनेट कर देते हैं, ऐसे आती है। ठीक है, आगे चलें अपन। हमने हमारे वहाँ पे तो कम से कम 7-8 तो मैंने देखी है, और भी है अंदर पड़ी रहती है उसके अंदर। हाँ, प्रिजर्व, मगर वो फॉर्मेलिन लगा के रखते हैं तो वो काफ़ी सालों तक रह जाती है। केमिकल होता है बहुत खतरनाक, पास जाती है आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, इतना तेज होता है, दिमाग में ऐसा चढ़ता है कि ज़्यादा देर तो पढ़ ही नहीं सकते। जो भी टीचर पढ़ा था उसके बेचारे के आंसू आते हैं, हम पढ़े तो हमारे भी आंसू आ रहे होते, बहुत तेज आंखों में जाता है वो, फॉर्मेलिन नाम होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल समझा दिया जाता है, हाथ में
अरे ब्लड वेसल्स अंदर का जो ऑर्गन का जो सप्लाई है, इसके अंदर जितनी भी सप्लाई होगी वो थोड़ी कटेगी। नहीं, मसल्स की बात मसल में जो ब्लड सप्लाई वो कटेगी थोड़ी। मेरे हाथों में ये चल रही है, हाँ मैंने अगर मैं ब्लेड हो गया, हाँ या मुझे किसी ने मार दिया, हाँ तो ये हाथ है, और किसी ने हाथ निकाला तो जो मसल्स मतलब ब्लड निकल गया। अब वेसल्स क्या खाली पाइप की तरह विजिबल थोड़ी होगी? नहीं, तो उस टाइम विजिबल नहीं होगी। अगर आपको अलग से देखनी है तो ऐसे उठा के दिखाते हैं ना, पाइप जैसा दिखता है क्लियर। हाँ वही, जब तक अपन देखते नहीं तब तक पता, वो तो पूरा साफ कर देते हैं, वो तो जान करके निकालते हैं सारी, क्योंकि उसके अंदर ब्लड वगैरह रहता है तो फिर थोड़ा स्मेल करता है ना, तो वो तो निकाल के फेंक देता है। वो तो बिल्कुल अपन को तो सिर्फ फ्लैश ही पार्ट चाहिए, उसका फ्लैश ही चाहिए, कोई मतलब नहीं। बाकी इंसान में तो दिखाते भी है ऐसे, इतनी बड़ी एक स्टिक होती है उससे उठा के दिखाते हैं। पतली होती है ना तो हाथ में नहीं आती है, उसको ऐसे उठाएंगे तो वो दिखती। अच्छी मोटी सी जो बड़ी वाली जो आर्टरी होती है ना वो दिखती। ठीक है, आप देखो स्टमक की बात की थी, ये रहा इसोफिगस। यहाँ पे हमने एक स्फिंक्टर पढ़ा था, इसका नाम क्या था? गैस्ट्रो इसोफिजल स्फिंक्टर। ये देखो, ये रहा हमारा फंडस पार्ट, ये रहा हमारा कार्डियक, ये रहा हमारा बॉडी, और ये रहा हमारा पाइलोरिक। आया समझ में? चलो, एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है कहाँ से लेके कहाँ तक? इसोफिगस से रेक्टम तक। उसके अंदर कितनी लेयर होती है? 4। पहली होती है सिरोसा, दूसरी होती है मस्क्यूलरिस, तीसरी होती है सब म्यूकोसा, और चौथी होती है म्यूकोसा। ठीक है, सिरोसा जो होती है सबसे बाहर वाली लेयर होती है, जो किसकी बनी होती है? मीजोथीलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मीजोथीलियम। ये क्या होता है? हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन है उनका एपिथीलियम जो होता है उसको क्या बोलते हैं? मीजोथीलियम। विथ सम कनेक्टिव, इसके ऊपर कुछ ना कुछ कनेक्टिव टिश्यू होंगे। मस्क्यूलरिस इज फॉर्म्ड, अब मस्क्यूलरिस किसकी बनती है? स्मूथ मसल की। ठीक है, अरेंज इनटू इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अंदर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है? सर्कुलर, और आउटर की जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल, यानी इस तरह की दिखेगी, है ना? लॉन्गिट्यूडनल यानी ऐसे लेंथ होगी उसके पीछे, डायग्राम में दिख जाएगा। ठीक है, एन ओब्लिक मसल लेयर इज मे बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स। ओब्लिक एक लेयर भी देखने को मिलती है कुछ रीजन। सब म्यूकोजल लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? लूज कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर क्या होती है? हमारी नर्व्स और ब्लड और लिम्फ होता है, लिम्फ वेसल्स होती है। अब डुओडेनम की बात करें तो ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा। जो ग्लैंड्स होती है वो भी किसमें प्रेजेंट होती है? हमारे सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है। द इनर मोस्ट लाइनिंग जो है हमारी बॉडी की वो क्या है? ल्यूमन। क्या है? एलिमेंट्री कैनाल की इज द म्यूकोसा। ल्यूमन के अंदर जो देखो ये कैनाल बन रही है ना, ये जो अंदर खड्डे जैसा दिखेगा उसको बोलते हैं ल्यूमन, और इसके अंदर की जो लेयर है उसका नाम क्या है? हमारा म्यूकोसा। क्या नाम है? म्यूकोसा। अब ऐसे बहुत बड़ी आगे पूरा डायग्राम में दिख जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इरेगुलर स्टमक में ऐसे फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, है ना? फोल्डिंग, जिसको अपन स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक, स्टमक के जो फोल्ड है उसको क्या बोलते हैं? रगे। क्या बोलते हैं? रगे। ठीक है, इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर जैसे प्रोजेक्शन मैंने बताया था ना इंटेस्टाइन में, छोटे छोटे फिंगर जैसे प्रोजेक्शन, उनको क्या बोलते हैं अपन? विलाई। यहाँ पे देखने को मिलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब इसमें पूछ सकता है कि डुओडेनम कौन से पार्ट में प्रेजेंट होती है? म्यूकोसा में होती है, सब म्यूकोसा में होती है ना? ये पूछ सकता है कि जो स्टमक के रगे होते हैं, रगे फोल्ड्स होते हैं, वो कौन से लेयर में प्रेजेंट होते हैं? विलाई कौन से फोल्ड में प्रेजेंट होती है? यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। विलाई क्या होती है? बहुत माइक्रोस्कोपिक होती है, जो हमें देखने को मिलती है। देखो ये सबसे बाहर वाली सिरोसा देखो, दिख रही? आउट इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये क्या है हमारा? ये क्या है? सबसे अंदर वाली, और इसके अंदर ये जो कैविटी है इसको क्या बोलते हैं अपन? क्लियर हो गया? दिख रही है लॉन्गिट्यूडनल? नहीं, इंटेस्टाइन नहीं, हमारी पूरी बॉडी की जो ट्यूब है ना, उस ट्यूब की जो पूरी कवरिंग है ना वो ऐसी दिखती है। अगर मैं ऊपर से देखूं मुझे ऐसा दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर। हाँ, रियल लाइफ में तो मुझे इतना तो दिखना नहीं। चलो अब बात करें, अब प्रोजेक्शन क्या? अब देखो, एक तो होती है विलाई, और विलाई के ऊपर भी और छोटे छोटे प्रोजेक्शन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी विलाई है तो इसके ऊपर भी ऐसे ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है पढ़। विलाई के ऊपर भी क्या होती है? माइक्रो विलाई, जिससे क्या मिलती है? ब्रश बॉर्डर। ब्रश देखा है कैसा एकदम बारीक बारीक सी होती है, उसके ऊपर ब्रिसल्स वैसा दिख रहा होता है। ये ऐसा मॉडिफिकेशन क्यों किया हमारी बॉडी ने? जिससे क्या कर सके अपन? एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर सके, इनॉर्मसली, यानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन। विलाई जो होती है उसके अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है और एक लिम्फ वेसल होती है। मैंने पहले बताया लिम्फ वेसल का नाम होता है लैक्टियन। ठीक है, म्यूकोजल एपिथेलियम के अंदर कौन से सेल देखने को मिलते हैं हमें? गॉबलेट
सेल्स देखने को मिलते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस, जिससे क्या होता है ल्यूब्रिकेशन। खाना क्या रहता है, ल्यूब्रिकेट रहता है, हार्ड नहीं होता। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म, म्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स होती है स्टमक के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं, और क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ द विलाई ऑफ द इंटेस्टाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टॉन लाइबरकुहन, क्या बोलते हैं, आगे है डायग्राम। ऑल द 4 लेयर्स और मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट। अब ये क्या बोल रहा है कि जो हमारी बॉडी के जो चारों लेयर्स है वो बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में हमें क्या दिखा रही होती है, मॉडिफिकेशन दिखा रही होती है। जो हमारी चारों लेयर्स है बॉडी की वो एक ही जैसी नहीं है, हमें क्या दिखा रही है, किसी ना किसी पार्ट में जाके मॉडिफिकेशन दिखाती है। ये देखो विलाई दिख रही है, ऐसी दिखती है हमारी विलाई। अब इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर है ना, वो माइक्रोविलाई, यही विलाई तो अपनी, ठीक है, ये दिख रहा है, ये माइक्रोविलाई। ये देखो कैपिलरीज का नेटवर्क है विलाई के अंदर, दिख रहा है कितना तगड़ा नेटवर्क है। उसके बाद अंदर देखिए ये जो येलोइश कलर की दिख रही है, दिख रही है, ये हमारी लैक्टियल है जो फैट एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। ये आर्टरी है, ये देखो अब ये ऐसे ऐसे अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर बना रहा है ये ग्लैंड है, जिसका अपन ने क्या बोला था, क्रिप्टॉन लाइबरकुहन, और ये रही हमारी वेन्स। क्लियर है। इस चैप्टर के डायग्राम्स बहुत अच्छे हैं, मतलब जो बोल रहा है वो दिखा रहा है क्लियरली, दिख रहा है। चलो आगे। अब ये देखो डाइजेस्टिव ग्लैंड, हमारी बॉडी में क्या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती है, क्या होती है। अब हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव ग्लैंड किससे एसोसिएटेड है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल से। कौन कौन सी है, पहली तो माउथ की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड है, फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो लिवर है, और उसके पास में ही हमें क्या देखने को मिलता है, स्टमक के पास में पेनक्रियाज, ठीक है। अब जो सलाइवा होता है वो तीन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है, मैंने पहले भी बताया। एक तो होती है पैरोटिड, चिक्के, कितने लोग बोलते हैं मम्स हो जाते हैं, मम्स सुने, मम्स लोगों के यहाँ से मुंह फूल जाता है, देखा, वो इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। नहीं डबल चिन नहीं, यहाँ कान के यहाँ नहीं हो जाते हैं क्या, मम्स हो जाते हैं, मम्स सुना नहीं कभी, हाँ एक बीमारी होती है, वो इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरी कौन सी है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर, जो लोअर जो पे होती है, और एक कौन सी, सब लिंगुअल, एनीथिंग विच इज लिंगुअल, लिंगुआ इज रिलेटेड टू, ठीक है। These glands situated just outside the buccal cavity and secrete the salivary juice into the buccal cavity. आउटसाइड होती है बकल कैविटी के, बट बकल कैविटी के अंदर नहीं होती। और कहाँ पे सीक्रेट करती है, अंदर। अब जो नीट वाले हैं ना वो यही गेम करते हैं। अब ये स्टेटमेंट ऐसा जैसा उठा के दे देंगे और नीचे लिख देंगे ट्रू है या फॉल्स है। अब बच्चा कंफ्यूज, बाहर होती है अंदर सीक्रेट करती है, अंदर ही तो होती है यार, तो यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं। सारा गेम एनसीईआरटी का ही। तुझे पता है मैंने 1 साल जब प्रिपरेशन की थी ना तो मैंने बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा था, नंबर नहीं आया। अब मैंने सोचा यार मैंने तो इतना अच्छा नॉलेज है अपन को, तो फिर नंबर क्यों नहीं आया। अगले साल मैंने क्या करा, मैंने किसी का लेक्चर ही नहीं देखा, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी लिखी बैठ के, पूरा साल एनसीईआरटी लिखी, लिख के एनसीईआरटी याद कर ली पूरी। मेरे 330 में से कितने का होता है, 320 330 का कुछ होता है ना इसका बायो का, है ना, हाँ, उसमें से मेरे 315 नंबर आ गए, जिसमें मैंने कोई लेक्चर ही नहीं लिया। क्या करा, एनसीईआरटी को लिखती गई, बस एनसीईआरटी पढ़ती। और ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा फालतू का नॉलेज, नहीं, जितना इसमें लिखा हुआ है तो नहीं। कुछ वर्ड का मतलब नहीं समझ में आया, उस वर्ड का मतलब देख लिया, लेकिन फालतू का कचरा इकट्ठा नहीं करा, कोई नोट्स नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। एक भी सवाल एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है। मुश्किल से आता है तो वो 1 सवाल या 2 सवाल आते हैं जो थोड़े से टफ लेवल के होते हैं, जो रैंक डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं, रैंक, ठीक है। अपन को एक बेसिक मार्क्स चाहिए, अपन अगर पूरी एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पे 300 प्लस कोई भी स्कोर कर सकता है, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 2 क्वेश्चन के लिए आप इतना स्ट्रेस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको आगे केमिस्ट्री और फिजिक्स भी कवर करना है। तो बायो में सिर्फ एनसीईआरटी, केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक प्योर एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक प्योर एनसीईआरटी, फिजिकल वो थोड़ा आउट से आता है, ठीक है। तो ना तो देख इतना एडवांटेज है ना कि आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़ो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हो। मतलब आपको नॉर्मल छोटे मोटे कॉलेज तो आपको दूसरे फील्ड वाले भी ऐसे ही मिल जाएंगे। तो कोई भी प्रिपरेशन, इसलिए बोलती हूँ मैं एनसीईआरटी जो है बहुत लोचा, फिजिक्स का पेपर टफ आता है। ऐसा होता है हर साल आइदर फिजिक्स टफ आ रही होती है, या बायो टफ आती है, या केमिस्ट्री टफ। नहीं, बायो में भी टफ कर सकते हैं। कैसे टफ कर सकते हैं, असर्शन और रीजन डाल देंगे, असर्शन रीजन पढ़ के
तुझे पता ये लाइन सही है, तुझे पता ये लाइन सही है, अब वो नीचे दोनों लाइन सही देके पूछ लेगा क्या ये लाइन जो नीचे वाली लाइन है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या। यहाँ पे बच्चा मार खा जाता है। जिसको लग रहा है दोनों लाइन सही है वो सही कर देगा, लेकिन हो सकता है वो दोनों बातें जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड ना हो, सही दोनों है लेकिन अलग हो, तो अपना आंसर गलत हो गया। ऐसे बनता है पेपर टफ बायो का। क्या करेगा वो बायो के अंदर? असर्शन रीजन डाल देगा। दूसरी बात, डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, जैसे एक क्वेश्चन लिखा उसका एक आंसर वो नहीं देगा वो। अगर ऐसा हो रहा है पेपर में रिपीटेड, इसका मतलब पेपर आसान है। एक सवाल उसके नीचे 4 ऑप्शन देना, डायरेक्ट आंसर वाले तो पेपर आसान है। असर्शन रीजन डालेगा, दूसरे ट्रू फॉल्स डाल देगा, इसका ट्रू इसका फॉल्स, 4 स्टेटमेंट डालेगा। अब उसके अंदर तुझे ऐसे लिखना पड़ेगा ये ट्रू ये फॉल्स ये ट्रू ये फॉल्स, फिर नीचे एक पूरा ऐसा का ऐसा ऑप्शन दिखेगा, फिर तुझे उसके ऊपर टिक करना होगा। अब तू सोच अगर इसमें से तेरा एक भी गलत हुआ तो नीचे तेरा गलत स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। तेरे को चारों आते हैं, तेरे चारों सही है। बच्चा इतना पैनिक में होता है कि 3 घंटे में इतना बड़ा पेपर करना है हमारे को। मोस्टली बच्चे बायो से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि बायो का पेपर थोड़ा लंबा होता है और स्कोरिंग भी यही होता है। तो बच्चे सोचते हैं पहले बायो अटेंड कर लेते, तो बच्चा इतना प्रेशर होता है कि आगे मुझे 2 पूरे सेक्शन और सॉल्व करने हैं। तो बच्चा बेचारा क्या करता है, ऊपर अपना आंसर मैच नहीं करता, नीचे जो दिख रहा होता है उसको याद रहेगा ट्रू ट्रू था तो ट्रू ट्रू कर देगा। अब उसका आंसर तो ये था, क्या गलत हो गया, गए ना, गिरी ना रहे। तो ये गेम है, ये माइंड गेम है। पढ़ना वहाँ पे उस टाइम आप पूरे प्रेजेंट होने चाहिए, आपको हर तरह की, और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आप एक सवाल को 2 सेकंड से ज़्यादा में दे रहे हो तो आपका पेपर छूट जाएगा। तो आपको इस लेवल के सवाल सॉल्व करने होते हैं, आपको इतने पेपर सॉल्व करने कि सवाल पढ़ते ही आपको ऐसे आंसर आए, ज़्यादा आप सोच नहीं रहे। ये प्रैक्टिस से हो जाता है। अगर आप लास्ट के जब एग्जाम आने वाला होता है नीट के 3 महीने पहले अगर आप रेगुलर टेस्ट दो, दिन का एक टेस्ट डेली देना है। अब 30 कितने हो गए, 90 टेस्ट। 90 टेस्ट आप देके जाते हो तो आपकी एफिशिएंसी वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। समझ में आया? ऐसा अभी तो मैं देखती नहीं हूँ अपडेट यार, बस अभी मेरे रील आ रही थी उस पर मैंने ज़रूर देखा था कि एनटीए ने डाला है कि मजाक में मत लेना, जो आपने पूरे साल जो प्रिपरेशन की है कि आज नहीं कल पढ़ूंगा वो आपके एग्जाम में दिख जाएगी क्योंकि पेपर आसान नहीं आने वाला है। ऐसा उन्होंने बच्चों को चमका दिया, मतलब पेपर आने से पहले। कुछ नहीं होता, देख जो मैं तो ये मानती हूँ जो डिजर्वेबल होगा, 22 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 22 लाख में से 1 लाख का सिलेक्शन होता है। तो वो क्या करते हैं, कचरा फिल्टर आउट करते हैं। जिसने बच्चे ने भी 1 घंटा भी ज़्यादा मेहनत करी वो आगे ही जाएगा, और जिस बच्चे ने 1 दिन ज़्यादा मेहनत करी वो और आगे जाएगा, और जिस बच्चे ने पूरे साल कंसिस्टेंटली से पढ़ाई ही करी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। लेकिन क्या होता है, जनरली अपन सोचते हैं 1 लाख कौन दे कोचिंग का, अपन अपने घर पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कोर्स ले लेके, तो उसमें से 10% बच्चे तो जो होते हैं वो सीरियसली एकदम फोकस होकर बैठ जाते हैं, लेकिन अपना घर पे ही रहते हैं, अपना क्या होता है ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, घर वाले ही कर देते हैं। कभी किसी की शादी आ गई उस दिन अपनी पढ़ाई छूट जाती है, कोई गेस्ट आ गया अपनी पढ़ाई छूट जाती है, घर में कुछ फंक्शन हो गया अपनी। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 दिन की पढ़ाई पूरे 1 साल का है, 1 साल में भी पॉसिबल कुछ अच्छा भी हो सकता है बहुत, और कुछ बुरा भी हो सकता है जिसमें अपना होना बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइम पे जब अपन एंजॉय कर रहे थे तब कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, और वो जो पढ़ रहा होता है फिर वो सीट ले जाता है उसकी, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिजर्वेबल है ना, अपन ने जो टाइम वेस्ट किया था वो पढ़ रहा था। तो ये सीन है। तो इसलिए क्या है कि जो आपके 1 साल की जो जर्नी होती है ना नीट की, उसमें मैं तो किसी बच्चे को अगर अभी गाइड करूँ तो मैं उसको यही बोलूँगी कि पहली बात तो तू 11-12 किसी स्कूल से मत करना, 11-12 सीधी कोचिंग, 11-12 से ही कोचिंग, ताकि आपका माइंडसेट वहीं से बनने लग जाता है। अब आपका माइंडसेट वहाँ से बना, आपको पता चल गया कि भाई कैसा एग्जाम होता है क्या होता है, तो ये जनरली क्या करते हैं कि 11th क्लास का बच्चा भी अगर 18 साल से प्लस हो रहा होता है ना तो उसको एग्जाम दिलवा देते हैं। इससे क्या आया, उसके पास एडवांटेज आया, वो अपनी क्लास के दौरान ही 1 अटेम्प्ट दे चुका है, तो अगले साल जब वो पेपर देने बैठेगा तब उसको सब आइडिया होगा कि नीट का पेपर कैसा होता है। हाँ, अगर एज हो जाती है बच्चे की तो दे सकते हो ना, लेकिन अगर कोई स्कूल वाला बच्चा है, अरे मतलब यूँ है कि एज होनी चाहिए, देने देते हैं। 12 की मार्कशीट भी मांगते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि जैसे कि रिपीट कर रहे होते हैं ना वापस से, तो उन रिपीटेशन के अंदर क्या होता है, एज हो जाती है बच्चों की। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि हमारा नीट क्लियर नहीं हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं वापस जो 11th वाले और इनके जो सेशंस हो रहे होते हैं ना इनके अंदर बैठते हैं तो दे देते हैं। अभी मैंने एक बच्चे को पढ़ाया, वो 12th में फेल हो गया था, लेकिन वो नीट तो दे ही सकता है ना अभी। ऐसे आया समझ में? तो इससे अपने पास एडवांटेज है। कोचिंग में एडमिशन लो 11-12 में, 11-12 का बेस पूरा क्लियर कर लो, नीट के हिसाब से ही पढ़ाएंगे वो लोग आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप 12th के बाद जब देते हो
आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और अगर आपका 12th के बाद नहीं भी आता, 12th के बाद 1 साल का जो टाइम होता है उसमें भी आप वही देखिए। अब आपने उस सेम कोचिंग में 3 साल दिए, अब आपको वहाँ के टीचर भी पता है कैसा पढ़ाएगा, आप वहाँ पर फ्री भी हो पूछने के लिए कि हाँ मुझे नहीं आया, और वहाँ का आपको सारा पैटर्न पता है, तो बच्चा क्या डिस्टर्ब नहीं होता है और उसका सिलेक्शन होता है। कोटा से ज़्यादा सिलेक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि वो 11th 12th अपने वहीं पे करवा देते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा सिलेक्शन कोटा से, क्योंकि उनको पूरी स्ट्रेटेजी पता है कि अगर हम हमारे बच्चे को 2 साल कहीं और पढ़ाएंगे किसी स्कूल में, तो बच्चा जब हमारे पास आएगा 1 साल की प्रिपरेशन के लिए, तो 1 साल उसको एडजस्ट होने में लगेगा, ठीक है। और इस एडजस्टमेंट में वो 1 साल माइनस में चला जाएगा, उसका 1 साल का लॉस हो जाएगा। जब वो 11th 12th में, जब जहाँ पे सब 80% लोग तो पास हो ही जाते हैं आराम से लास्ट में भी पढ़ के, इस टाइम पे वो किसकी प्रिपरेशन कर रहा होता है? नीट की। तो उसके पास क्या है? इनसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि क्या उसको पता चल गया कि मुझे कैसे पढ़ना है। उसके ऊपर टीचर्स वही पढ़ा रहे होते हैं जो नीट के लिए पढ़ाते हैं, तो वो ऑलरेडी वैसा पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है हमारे 80% बच्चे तो वैसे ही पास हो जाएंगे, तो हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करा दें। हटा दी ना एज लिमिट, तो कितने भी साल के दे सकते। पहला था 30 35 समथिंग कुछ था, अभी तो हाँ, तो वही ना एज लिमिट हटा दी। देख क्या है कि नीट के लिए जो डेडिकेशन है बच्चों का, वो बहुत अपर लेवल का, अलग ही लेवल का। बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। जो जिस एग्जाम के लिए कोई बच्चा अपनी जान दे सकता है, उस एग्ज़ाम का तो तू सोच सकता है कितना क्रेज़ होगा। अब उसका इतना क्रेज़ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पहले नहीं हुआ, जो अभी डीमोल्ड होके बैठे हुए होंगे यार शिट, तो इनके पास तो 1 लाख सीट है, इनको क्या फ़र्क पड़ना है? कोई भी आके बैठो, जो तुम लायक होगे तुम्हें सीट मिल जाएगी, नहीं होगे तो टाटा बाय बाय। इसके बाद भी तो क्लिनिक खोलना पड़ता है। क्लिनिक नहीं, इसके बाद पीजी करना पड़ता है, एक और होता है पीजी, उसमें फिर वापस आ जाती है। ये 2 होती है, इससे एमबीबीएस मिलता है, इससे मास्टर्स होती है, दोनों इम्पोर्टेंट। पक्का आप बैचलर्स कर रहे हो तो मास्टर्स करनी है, इसमें फिर वो आपको इतना सैलरी वगैरह नहीं मिलती है, ये कर लेते हो तो आपको बहुत हाइक मिल जाती है सैलरी के अंदर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर इसके लिए कुछ ज़्यादा पेपर देना होता है क्या? मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर होते हैं, ये तो उनका सिलेक्शन ही उसी कॉलेज में हुआ होता है, उसी कॉलेज के बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, उसी कॉलेज में ड्यूटी कर रहे होते हैं। हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज का हॉस्पिटल है, तो हमारी इंटर्नशिप वहीं पे ही होगी। हाँ, समझ में आया? चले क्लास एंड कर दे क्या आज की? 11 बज चुके। पढ़ना है और तो पढ़ा देती हूँ, ठीक है। चलो ये पढ़ लेते हैं। बता दिया सलाइवरी ग्लैंड। अब लीवर जो है वो क्या है? हमारी सबसे बड़ी ग्लैंड है। क्या है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, जिसका वेट 1.5 किलो होता है एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर। कहाँ पे होती है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। कहाँ? किसके पास? जस्ट बिलो द डायफ्राम हैज 2 लोब। डायफ्राम के जस्ट पास में होती है, इसके अंदर 2 लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होते हैं? हेपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अब एनीथिंग विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स, मतलब पूरा जो है वो उससे मिल गया। हेपेटिक लोब्यूल्स मान लेते हैं ऐसा दिख रहा है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मिलते हैं और ऐसे करके एक पूरा लीवर बना रहे होते हैं। जैसे ये है, ये है, ये है ना, क्या ऐसे ऐसे करके मिलेंगे और पूरा स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं अपन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। जिससे कोई भी चीज़ मिलके बनी है वो उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहलाती है। ठीक है। हेपेटिक सेल्स, अब इसके अंदर क्या होंगे? हेपेटिक सेल्स होंगे जो कोर्ट्स की फॉर्म में अरेंज होंगे। हर लेब्यूल के ऊपर एक थिन कनेक्टिव टिश्यू की शीट होगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल्स। क्या बोलते हैं? बाइल जो होता है कहाँ सिक्रेटेड होता है? बाय द हेपेटिक सेल्स। कहाँ से? जो किससे पास होते हैं? हेपेटिक डक्ट से। और कहाँ पे स्टोर्ड और कंसंट्रेटेड होता है? एक थिन मस्कुलर सैक के अंदर। क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोलते हैं? सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं? आगे पढ़ेंगे गॉल ब्लैडर पूरा। ठीक है, एंड ऑफ द डिस्कशन। थैंक यू। ये बंद कर देना तू।